हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका नेक्स्ट हब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, साइंस। वो क्या है? एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये पूरा आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है। इसमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इनके रिएक्शन से क्या होता है, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इससे जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो सीखा था, केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो सीखा था, उसे बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखा था। ठीक है। और इस चैप्टर में क्या करेंगे, वो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जो कि जो एसिड की जो रिएक्शन होती है, बेस की जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हम लिखना पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पिछले चैप्टर में हमने सीखा है ना केमिकल रिएक्शन लिखना, तो इस चैप्टर में हम उसी केमिकल रिएक्शन का यूज करेंगे। उसके प्रोडक्ट क्या फॉर्म करते हैं, वो किस चीज के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। अगर वो मान लो नमक NaCl प्रोड्यूस कर रहा है तो वो नमक जो है उसके यूजेस क्या क्या है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर का फ्लो हम एक बार देख लेते हैं। तो हम पहले एसिड्स के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे बिल्कुल शुरू से, फिर जब अगली क्लास में हम फिर रिएक्शंस करेंगे। आज सिर्फ थ्योरी चलेगा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे और यहाँ पे फिर गए और जो इनकी रिएक्शंस होगी वो हम अगले क्लास से सीखेंगे। तो बच्चों एसिड्स क्या है, एसिड अब ये क्या होता है। तो एसिड्स का नाम आपने सुना होगा, तो एसिड्स सुनकर मतलब आपको दिमाग में आता है कि एसिड्स जो हार्म करे शरीर को, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन एसिड्स जो होती है ये कई प्रकार से यूज की जाती है। एक होती है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होती है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड जो होती है ये बहुत मतलब अगर आप इसे केयरफुली यूज नहीं करोगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही कंसंट्रेटेड होती है, अगर ये एक बूंद भी आपके शरीर पे गिर गया तो छेद कर देगा, शरीर में होल बना देगा, आर पार हो जाएगा शरीर के। अगर ये कंसंट्रेटेड जो है ये अगर आपने इसे मतलब यूज सही से नहीं किया, आपकी बॉडी पे गिर गया तो फिर ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि इसमें जो होता है ये 100% एसिड होता है, इसमें 100% एसिड होता है। लेकिन डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड में हम इसमें जो होता है इसमें वाटर ज्यादा होता है और जो एसिड की मात्रा होती है वो कम होता है। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है 80% तो एसिड होता है और जो 80% वाटर होता है, 80% वाटर होता है और 20% सिर्फ एसिड होता है। इसलिए ये उतना हार्म नहीं करता, लेकिन फिर भी इसका जो 20% एसिड है यही इतना नुकसान पहुंचा देता है। तो इसलिए जब भी एसिड का जब लेबोरेटरी में हम एसिड बेस को यूज करते हैं तो बहुत ही केयरफुली से यूज करना होता है। जो आई ग्लासेस होते हैं वो आई स्पेक्टर्स लगा के करते हैं, जब कोई भी रिएक्शन हम कर रहे होते हैं लैब में ग्लव्स पहन के करते हैं। तो ये सारी जो है ये हमें सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है जब हम भी कोई ऐसी रिएक्शन कर रहे होते हैं लैब में। तो एसिड्स के बारे में हो गया। लेकिन अब एसिड्स जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन, जिसका मतलब क्या होता है, इसका एसिड का जो मतलब होता है, एसिड को एडियस कहते हैं लैटिन में। इसका मतलब एसिड का मतलब जो होता है लैटिन में वो एडियस होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो एसिड होता है इसमें जो लैटिन में एडियस होता है इसका मतलब होता है खट्टापन, श्योर, कड़वा। ठीक है, श्योर एडियस का मीनिंग होता है लैटिन में देखें तो एसिड्स के ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं और डिटेलिंग में। एसिड क्या है, इट इज द लैटिन वर्ड which is known acidus. It means sour. एसिड का मतलब क्या होता है, खट्टापन। ठीक है, ये मतलब खट्टा नहीं, कड़वा। ठीक है, ये जो एसिड होता है वो कड़वा होता है। टेस्ट मत करना। जैसे एसिड जो होते हैं मैंने बताया कुछ जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। तो वीक वाले एसिड तो हम खा भी लेते हैं,
हम एसिड खा लेते हैं। अभी तो आपने बोला कि एसिड नुकसान करता है, तो नुकसान उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है बच्चों। कंसंट्रेशन जिस एसिड की ज्यादा होगी वो हार्म करेगा और जिसकी कम होती है वो नहीं करता। जैसे आप अगर वो संतरा खाते हो या कोई भी फल फ्रूट खाते हो तो उसमें भी एसिड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो एसिड की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है और वो इको फ्रेंडली होती है, तो वो ज्यादा हार्म नहीं करते। तो एसिड में आ जाते हैं, देखो एसिड जो होता है वो दो प्रकार से होते हैं। एसिड जो होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड जो हम खाते हैं, जो नेचर से मिलता है, और एक होता है सिंथेटिक एसिड और नेचुरल एसिड, है ना। तो ये नेचुरल एसिड जो होती है वो नेचर से हमें मिलती है, जो कि हमारे फलों में होते हैं, संतरा, सेब, इमली, इन सब में जो होता है वो नेचुरल एसिड होता है। ये क्या होता है, एडिबल होते हैं, इसको हम खा सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, नॉट एडिबल, ये एडिबल नहीं होते। और इसको सिर्फ यूज किस लिए किया जाता है, इट इज यूज ओनली फॉर इट इज यूज ओनली फॉर लेबोरेटरी या इंडस्ट्रियल पर्पस। इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस एसिड को बनाया जाता है। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, मैन मेड होते हैं। जो हम एसिड बनाते हैं वो होते हैं मैन मेड। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो लेबोरेटरी तो उसमें यूज कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्रियल में यूज हो सकती है, तो ये इस पर्पस के लिए होता है। और नेचुरल एसिड जो होता है वो नेचर से मिलता है, जो कि हम खा सकते हैं, एडिबल होता है। तो अब एक और इसके बारे में चीज जानते हैं, एक और है, इसमें आ जाती है क्या, जो एसिड होता है, एसिड में तो एसिड तो आपने बता दिया कि क्या क्या होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या नहीं। तो इसको जानने के लिए होता है कि ये जो होता है अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept substance that produce H plus ions, those substance are called acid. H plus ion are called acid. H plus ions, फिर इसके बाद लिख लेना बच्चों यहाँ पे क्या, in aqueous solution, शुरू से ही लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं अभी। तो एसिड को पहचानेंगे कैसे, एसिड इसमें क्या होता है कि इट अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept substance that produce H plus ions in aqueous solution, those substance are called acid. तो एसिड को पहचानेंगे कैसे कि जो भी सब्सटेंस है अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एसिड है, वरना वो बेस है, ठीक है। तो इसमें ये एसिड्स की बात तो हमने कर दी। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में जाके कोई भी जो लिक्विड, जो फ्लूइड हो, लिक्विड में लिक्विड स्टेट में कोई भी सॉल्यूशन होगा जो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, अगर उसमें जाके H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम एसिड कहेंगे। अब कोई भी सब्सटेंस मतलब फ्लूइड में जाके, एक्वस सॉल्यूशन में जाके अपने आप एसिड तो नहीं, वो H प्लस आयंस तो नहीं प्रोड्यूस करेगा। H प्लस आयंस प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उससे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, वो अपनी आयंस में डिसएसोसिएट हो जाएगा। डिसएसोसिएट होने से क्या होगा, उसके जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो अलग हो जाएंगे और नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे।
तो इसी प्रोसेस को हमने अपने केमिकल रिएक्शन में क्या किस नाम से जाना था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, जिसमें क्या हुआ, हमें एनर्जी देके उसे अपने अपने आइंस में सेपरेट, मतलब उसमें क्या हुआ था कि हमने एनर्जी दी थी तो वो क्या हुआ था, वो डिसएसोसिएट हो गया था और डिफरेंट डिफरेंट उसने प्रोडक्ट फॉर्म किया था। इसमें क्या होगा, इसमें हम एनर्जी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसएसोसिएट हो जाएगा अपनी आइंस में। यहाँ पे अगर जैसे हम एग्जांपल ले लें कि सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, H+ और SO4 -2 आइंस प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये क्या हुआ, अपनी आइंस में डिसएसोसिएट हो गया ना, तो ये क्या, और इसने क्या प्रोड्यूस किया, H+ आइन प्रोड्यूस किया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम मेनली किस लिए यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए। डिहाइड्रेशन एजेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है, डिहाइड्रेशन एजेंट। जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर वो कार्बन एनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये वाली रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो इसको क्या डिहाइड्रेशन एजेंट के नाम से भी जाना जाता है इस एसिड को। क्यों, क्योंकि ये जो है ना हाइड्रेशन करा देता है, H+, मतलब किसी में से भी अगर वाटर हमें निकालना हो ना किसी में से भी, तो हम इस एसिड को यूज करते हैं। ये किस लिए, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन एजेंट होता है इसलिए। तो एसिड्स पे कर ली, अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो मैं इसे रब कर देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो इसकी फिजिकल यानी जो हमें दिख सके, जो हम महसूस कर सके, जो हम टेस्ट कर सके, या जो हमें दिख रहा है, वही फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। तो मैंने इसकी जब डेफिनेशन लिखाई थी उसी में लिखाया था कि ये श्योर यानी खट्टा होता है। तो ये क्या, पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि इट इज श्योर इन टेस्ट। ये क्या होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टीज की फिजिकल क्या हो जाएगी, ये चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस पेपर। जब भी आपको दो प्रकार के हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू और एक रेड, तो आप ब्लू लिटमस पेपर को जब एसिड में डालोगे तो वो क्या रेड कलर का हो जाएगा। तो अगर वो रेड कलर का चेंज हो रहा है, ब्लू से रेड हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जिस भी सॉल्यूशन में इसे डाला है वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक मीडियम का, यानी एसिड है, ठीक है, लिटमस। और वही अगर आप रेड लिटमस को डालते हो और अगर वो चेंज नहीं होता, ब्लू नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि वो बेस है, ठीक है। नहीं, अगर रेड को आप डालते हो सॉल्यूशन में, अगर वो चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो एसिड ही है। और तीसरा पॉइंट इसकी क्या हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी, इट प्रोड्यूस H+ आइंस इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में ये H+ आइंस प्रोड्यूस करता है। फिर इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, pH value, its pH value is less than 7। इसकी जो pH वैल्यू जो होती है, ये pH स्केल होता है ना हमारे पास, जिससे हम किसी भी एसिड या बेस की जो होती है कंसंट्रेशन नापते हैं, उस जिससे नापते हैं उसे हम pH स्केल कहते हैं। और pH स्केल में जो एसिड की वैल्यू होती है वो हमेशा 7 से कम होती है, ठीक है। अगर 7 से कम है तो वो एसिड मीडियम का होगा, ठीक है। pH वैल्यू का जो अगर हम इसे तोड़े तो ये P से क्या हो जाएगा, पावर ऑफ, और H से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी pH वैल्यू सबसे कम उसकी होगी जो ज्यादा H+ आइन प्रोड्यूस करेगा। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये क्यों पता होनी चाहिए कि पेपर में कोई सी भी चीज मतलब किसी चीज के बारे में बात किया जा रहा है कि इसको हमने इस सॉल्यूशन में रखा तो ये ऐसा हुआ, इस चीज से रिएक्ट कराया तो इसने ये प्रोड्यूस किया, तो ये बताओ ये एसिड है, बेस है, ये सॉल्ट्स है, तो उसमें क्लासिफाइड करने को आ सकता है। तो अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी लग रहेगी तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट्स है।
तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हो गई। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली, जो हम देख सकते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी की इसका रिएक्शन अगर किसी और सब्सटेंस से करा रहे हो तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा, पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि इट रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस, या टू लिबरेट लिख लेते हैं इसमें, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवानी हो, निकालनी हो, तो उसमें क्या करो कि आप एसिड को रिएक्शन करा दो किसी भी मेटल के साथ, तो आपका क्या हाइड्रोजन गैस वहां पे इवॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस के लिए हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका क्या है, तो इट प्रोड्यूस, जब भी आप ये केमिकल रिएक्शन करोगे ना तो आपको क्या आएगी, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड आएगी, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली है, तो जब आप उससे जो भी गैस निकल रही है उसके पास आप बर्निंग कैंडल ले जाओगे या कोई भी गर्म चीज ले जाओगे, आग वगैरह, फ्लेम या फिर कैंडल लेकर जाओगे, बर्नर वगैरह, तो वो क्या करेगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। इट प्रोड्यूस पॉप साउंड व्हेन वी टेक बर्निंग कैंडल नियर बाय। जब हम उसके पास में बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो वो क्या पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई है। ठीक है, तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट विल प्रोड्यूस ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, वाटर एंड सॉल्ट्स NaCl नहीं होता, सॉल्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो सॉल्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसमें से एक NaCl भी सॉल्ट होता है जो कि एडिबल होता है, और बाकी सारे सॉल्ट जो होते हैं वो एडिबल नहीं होते। कुछ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है, कुछ रिएक्शन लैबोरेटरी में यूज किया जाता है, तो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिसमें से एक NaCl भी है। तो जब हम इसका रिएक्ट कराते हैं एसिड का, जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है और सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इट react with metal oxide to produce metal oxide। मैंने बता दिया कि ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें ना एक एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे पहले वाले के लिए हम कौन सा एग्जांपल ले लेंगे, लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इसके लिए हम ले लेंगे क्या, HCl ले लेंगे। फिर इसमें इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, मेटल के साथ, तो मेटल में ले लेते हैं सोडियम, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, NaCl सॉल्ट बना लेगा, और प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, जिसको हम एरो से शो करते हैं। तो ये इसके लिए रिएक्शन हो गई। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए हम एक ले लेते हैं NaHCO3, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं, किससे कराना है, एसिड से, तो एसिड हम HCl ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, एक तो NaCl करेगा, प्लस में वाटर करेगा, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक रिएक्शन हमने
क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा है। अब एक और इसमें ले लेते हैं जिसमें हम मेटल कार्बोनेट लेंगे, तो मेटल कार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया हमने, ठीक है, जिसे हम लाइम वाटर या स्लैग लाइम के नाम से जानते हैं। इसका रिएक्शन हम कराएंगे H2SO4 से। आप कहोगे कि बार बार एक ही एसिड ले रहे हो, इसलिए मैंने इस बार दूसरा लिया, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, ये कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और ये क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट प्लस में ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या, वाटर निकल जाएगा, है ना, वाटर H2O। तो चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों केस में जो होता है वो सिर्फ सॉल्ट्स का डिफरेंट होता है। बाकी जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर है, ये दोनों केस में ही निकलता है, बस इसमें सॉल्ट्स डिफरेंट बनती है। तो ये दो एग्जांपल ले लिए, इसके हो गए। आप मेटल ऑक्साइड पे ले ले, तो एसिड से रिएक्ट कराना है। बच्चों यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर लेता हूँ कि मेटल ऑक्साइड है। जब ये मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड से, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो वो सॉल्ट्स और वाटर फॉर्म करेगा। तो अगर इसका एग्जांपल ले, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं कि अगर हमने ले लिया Na2O यानी सोडियम ले लिया, Na2O सोडियम ऑक्साइड ले लिया वो मेटल ऑक्साइड में, और प्लस में ले लिया एसिड में HCl, तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl और प्लस में वाटर, NaCl और प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा, वाटर H2O। तो ये क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट का ये एग्जांपल हो जाएगा। इसमें आप कोई और सा भी मेटल ऑक्साइड ले सकते हो, एसिड भी कोई सा ले सकते हो, H2SO4 ले लो, या फिर HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड, तो कोई सा भी ले लिया। तो हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ी, इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके बुक में कुछ एसिड्स के नाम दिए गए, मतलब कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, उनमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है वो भी पूछा गया। तो अब हम उसी के ऊपर चलते हैं कि हम एक टेबल बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड, यानी एसिड के जो नेचुरल सोर्स है वो। इसमें हम देखेंगे कि नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट देम, नेम ऑफ नेचुरल सोर्स, नेम ऑफ नेचुरल सोर्स, यहां पर गए ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट दैम। तो इसमें क्या है, जो कि हमारे जो नेचर में चीजें पाई जाती है, जो फल फ्रूट पाए जाते हैं, उनमें कौन सा एसिड होता है उसके बारे में बात करेंगे। यानी यहाँ एप्पल है, तो एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो इनमें प्रेजेंट हो, जो नेचुरल एसिड है, जो सिंथेटिक नहीं है, जिसे हम बनाते नहीं है, वो कुदरत की देन है, तो उसी एसिड पे चलेंगे। जैसे हमारा सबसे पहले आ जाता है इसमें क्या, विनेगर जो सिरका होता है, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। फिर आ जाता है क्या हमारे पास, लेमन या फिर ऑरेंज, दोनों में सेम एसिड पाया जाता है। ऑरेंज, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। फिर आपका आ जाता है कर्ड, यानी जो दूध फट जाता है ना, श्योर मिल्क, जिससे कर्ड दही बन जाती है, तो वो कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। फिर आ जाता है टर्मराइन, इमली, इसमें क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। फिर आ जाता है क्या हमारे पास, यहाँ पे आ जाता है यूरिया में कौन सी एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड। फिर आ जाता है इसमें हमारा क्या, टोमेटो में कौन सी एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है।
पेपर में पूछा जा सकता है कि ये मतलब उस मतलब सब्सटेंस का एक्स वाई नाम दे दे और क्या उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है और फिर ये जो होता है एडिबल होता है इसका नाम बताओ। तो आपको याद होना चाहिए कि किस चीज में कौन सा एसिड होता है, खासकर वो जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं वो तो डेफिनेटली याद होना चाहिए, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है। फिर इसी में एक और आ जाता है क्या, आंटस्टीन। आंटस्टीन जब आपको चींटी काटती है तो देखते नहीं हो एकदम चुभन सी महसूस होती है, तो उसमें क्या करती है वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड जिसको हम मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड का या फिर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैथेनोइक एसिड का या फॉर्मिक एसिड वो एंट छोड़ जाती है जब काटती है। तो फिर एक आता है नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग जब आपको देखते हो ना कांटा कांटा कट जाता है तो उसमें क्या होता है वो नेटल जो होता है वो स्टिंग जब कांटा छुप जाता है तो वो भी क्या सेम एसिड प्रोड्यूस करती है, मैथेनोइक एसिड। तो सेम एसिड प्रोड्यूस करती है। तो ये कुछ जो सब्सटेंस है जो हमें नेचर में पाया जाता है उनमें जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके आगे हम क्या करेंगे, आज एसिड्स के ऊपर पूरी क्लास डिपेंड थी, ठीक है। पूरी क्लास में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास में हम बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हो सके तो फिर रिएक्शन भी हम शुरू करेंगे। रिएक्शन लिखना सीख चुके हैं तो उस रिएक्शन को लिखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, फिर उसके यूजेस जानेंगे कि हमारी डेली लाइफ में वो चीज कैसे इस्तेमाल आ रही है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे आसपास की चीजें होती है उनके पीछे का इतना साइंस है, इतना डेप्थ में जाना पड़ता है। तो उनके पीछे का जो रीजन होता है वो सारा वो सब यहीं से निकल के आता है। तो फिर अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को और अच्छे से और डेप्थ में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।